Future contracts and options are the two main types of derivatives in which normal trading is happening and we use them on daily basis. So future contracts and options जो हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया. अभी जो हमने डिस्कस किया था वो हमने डेरिवेटिव्स के बारे में जो डिस्कस किया उसमें हमने जो ये सब है ये फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग किया, यानी कि 3 मंथ्स. अभी इससे जो नेक्स्ट सेशन रहेगा हमारा उसमें हम डिस्कस करेंगे ऑप्शंस के बारे में, यानी कि हमारा थर्ड टाइप ऑफ डेरिवेटिव. ऑप्शंस जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, लेकिन इट इज़ वेरी इजी एंड बिकॉज ऑफ द लिवरेज एंड अदर थिंग्स मोर पीपल आर यूजिंग देम. तो डेरिवेटिव्स में से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में से बहुत लोग ऑप्शंस के बीच में ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करते हैं ड्यू टू द लेस मार्जिन एंड मोर वॉलेटिलिटी. तो अब हम नेक्स्ट सेशन में अपने ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और ऑप्शंस के बारे में उनकी की टर्म्स के साथ आगे बढ़ेंगे. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निफ्टी टेक्निकल. सो अभी हमारे ऑलमोस्ट 7 to 8 सेशंस हो चुके हैं और जिनमें हमने बेसिक्स से लेकर थोड़ा एडवांस लेवल तक अब हम स्टार्ट कर रहे हैं. आपसे हमने डिस्कस किया कि लास्ट जो हमने 2 सेशंस में डेरिवेटिव्स के बारे में डिस्कस किया. जैसे हमें पता है कि ट्रेडिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स को जानें, अपनी रिस्क एपेटाइट और अपनी कैपिटल अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करें. अभी हमने जो डिस्कस किया था वो था डेरिवेटिव्स के बारे में, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही लिवरेज्ड वे में आपके सामने प्रोवाइड की गई चीज़ है. इट्स एन इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं. धीरे धीरे हमने टर्मिनोलॉजी जो थी स्टॉक मार्केट की उसके बारे में भी डिस्कस किया. आज हम अपना एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वो है ऑप्शंस. देखिए, आपको पता है कि डेरिवेटिव्स के बीच में कहीं ना कहीं एक शेयर्स के साथ रिलेशन था. जो डेरिवेटिव्स थे वो शेयर से निकले हुई एक चीज़ है, लेकिन और डेरिवेटिव्स की डिपेंडेंसी शेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा थी. उसी तरह का टॉपिक है हमारा ऑप्शंस. ऑप्शंस भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि डेरिवेटिव्स होते हैं, लेकिन ये जो है ये डेरिवेटिव्स ही हैं, टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स हैं, लेकिन इनका भी सेम डिपेंडेंसी जो है वो शेयर्स के साथ ही रहती है इन जो भी अंडरलाइंग एसेट होता है. जैसे हमने लास्ट अपने डेरिवेटिव्स के टॉपिक में कवर किया कि मिल्क एंड कर्ड में एक रिलेशन है. कर्ड के लिए मिल्क हमेशा ज़रूरी है, मिल्क के लिए कर्ड ज़रूरी नहीं है. सो इसी तरह से उसी को फॉलो करते हुए हम ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे. अब ऑप्शंस जो हैं वो एक अलग डेरिवेटिव, एक अलग इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर आपकी ऑब्लिगेशन जो है, यानी कि अगर आप फ्यूचर्स की बात करते हैं तो दे हैव एक्सपायरी एंड सिमिलरली ऑप्शंस के पास भी एक्सपायरी है, लेकिन जो फ्यूचर्स हैं उनकी उनकी जो वैल्यू है वो अंडरलाइंग एसेट के ऊपर टोटली डिपेंड करती है. सिमिलरली हमारे ऑप्शंस की भी जो वैल्यू है वो अंडरलाइंग एसेट के ऊपर डिपेंड करती है. जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑफर्स द बायर द अपॉर्चुनिटी टू बाय और सेल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे होल्ड. देखिए, ऑप्शन में भी आपका जो एक कॉन्ट्रैक्ट ही रहता है जिसमें आप बाय और सेल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटजी यू फील. सो जैसे हमने लास्ट अपने डेरिवेटिव्स के टॉपिक में भी डिस्कस किया, तो ऑप्शंस भी एक एक्सपर्ट के लेवल का ही एक इंस्ट्रूमेंट है जो नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बाय द एक्सपर्ट्स. Unlike futures, the holder is not required to buy or sell the asset if they choose not to. देखिए, जैसे कि फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिमिलरली हमारे ऑप्शंस के भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जो फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जो ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें कुछ डिफरेंस होता है स्लाइटली. लेकिन जहाँ पर ऑप्शंस में कोई भी आपको ऑब्लिगेशन नहीं होता, वहाँ पर फ्यूचर्स में हमें एक ऑब्लिगेशन होता है. इसके बारे में ये बहुत ही इनिशियली आपको के साथ शेयर करने वाला अभी ये टॉपिक नहीं है. हम इसको अगले वाले सेशंस में ज़रूर कवर करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि डिफरेंस क्या होता है फ्यूचर्स में एंड ऑप्शंस में. फिलहाल के लिए हम ये देखेंगे कि ऑप्शंस को लॉन्च करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या था. देखिए, मूविंग ऑन,
सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेड ऑप्शंस को ट्रेड क्यों किया गया। देखिए, सबसे पहले है लिवरेज। जैसे हम सब जानते हैं, इवन अभी भी कुछ नए ट्रेडर्स हैं, आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनके पास 50 to 60,000 की कैपिटल होती है एंड दे पाउंस ऑन एंड विदाउट नोइंग दी व्हाट इज ऑप्शंस, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को बिना जाने लोग इन्वेस्ट करते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि उन्हें ऑप्शंस एक इजी चीज लगती है, नॉट इन द ट्रेडिंग, बट उनको ये ऑप्शंस इसलिए इजी लगती है क्योंकि वो लीवरेज्ड है। उनमें हमें जो हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है वो कम होता है। अगर आप देखें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, वो हम आगे कवर करेंगे। लेकिन अगर आप इन द मनी की बहुत कोई कॉल या पुट ले लेते हैं तो उसमें आपको कॉल या पुट नहीं, इन द मनी कोई ऑप्शंस लेते हैं तो वो बहुत लीवरेज होती है। आपको 5 to 6,000 में एक लॉट मिल जाएगा अगर हम बात करें निफ्टी की। तो इस तरीके से लीवरेज्ड वे में चीज़ें होती हैं कि इसीलिए ऑप्शंस लोगों का बहुत फेवरेट एरिया है, एक इंस्ट्रूमेंट है जहां से बिकॉज दे फाइंड इट वेरी इजी कि वो अगर मार्केट में ट्रेड डालना चाहते हैं तो उनको लीवरेज्ड वे मिल रहा है ऑप्शंस के साथ, तो इसीलिए वो अपना रिस्क कम करते हैं और अपने आप को ट्रेडिंग के लिए केपेबल समझ लेते हैं। मूविंग ऑन, पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन। अब क्या है, अगर आप फ्यूचर्स में डील करेंगे और दूसरी तरफ अगर आप ऑप्शंस में डील करेंगे या फिर आप स्टॉक्स में भी डील कर रहे हैं तो भी आपका जो प्रोटेक्शन है वो ऑप्शंस में ज़्यादा रहता है। रीज़न यही है कि वहाँ पर मार्जिन की रिक्वायरमेंट कम होती है। जैसे हम जानते हैं, हमने पहले डिस्कस किया कि ऑप्शंस की वैल्यू भी हमारे स्टॉक्स की वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड करेगी, लेकिन ऑप्शंस में हमें डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस के साथ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, इसीलिए वो लीवरेज्ड होते हैं, जिसकी वजह से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि अगर आप मार्जिन की बात करें और फ्यूचर की बात करें, जहां आप एक फ्यूचर के साथ ट्रेड करेंगे वहीं आप ऑप्शंस में 4 to 5 ऑप्शंस के मार्जिन्स के साथ लॉट्स ले सकते हैं। सो ये कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन और रिस्क प्रोटेक्शन में की तरफ भी ले जाता है। आप कितनी, अगला हमारा पॉइंट है दैट इज कस्टमाइज वेरियस स्ट्रैटेजीज। जैसे हम जानते हैं कि अगर आप बात कर रहे हैं कि स्ट्रैटेजीज की, मान लीजिए आपने आफ्टर सम टाइम एक स्ट्रैटेजी जो क्यों आपने बनाया, उसके बारे में आप उसको बैक टेस्टिंग की, उसके बाद आप उसकी फॉरवर्ड टेस्टिंग करना चाहते हैं। बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग में छोटा एक डिफरेंस है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। देखिए, बैक टेस्टिंग मतलब आप एक स्ट्रेटेजी बनाकर उसको पिछले जो डाटा है उसके साथ उसको स्टडी कर रहे हैं एंड यू आर सीइंग व्हाट इज दी, क्या उसका फायदा है, क्या उसका नुकसान है, कितना आपको प्रॉफिट आ रहा है, कितना लॉस आ रहा है, कहाँ स्टॉप लॉस हो रहा है, सब। तो ये जो बैक टेस्टिंग है जिसमें हमने पिछले आज से पहले का, पिछले साल का, 10 साल का, 20 साल का आपने जो डेटा है उसको टेस्ट किया, बैक टेस्ट किया। फॉरवर्ड टेस्टिंग, आप लाइव मार्केट में उसको छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करके देख रहे हैं कि ये स्ट्रेटेजी केपेबल है, इसको कर सकते हैं या इसकी मार्केट में फायदा हो रहा है या नहीं। तो पहला स्टेप बैक टेस्टिंग होता है, देन फॉरवर्ड टेस्टिंग होता है। सो इन दिस वे अगर आप कोई भी अपनी स्ट्रेटेजी को देखना चाहते हैं और उसको करना चाहते हैं और आपको जहां पर आप मार्जिन के अकॉर्डिंग बात करें तो आप एक फ्यूचर कर सकते हैं और ऑप्शंस में आप कितने सारे ऑप्शंस ले सकते हैं। सो इन दिस वे अगर आपकी स्ट्रेटेजी को कस्टमाइज करना है, उसमें से रिस्क को मैनेज करना है, रिस्क प्रोफाइलिंग करनी है, इन दिस वे आप अपने ऑप्शंस की हेल्प से वो सब चीजें पॉसिबली अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। सो इसीलिए ऑप्शंस जो है वो वन ऑफ द फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है नॉर्मली एवरी लेमैन हूसोएवर कम्स टू द मार्केट, जिसको मार्केट एज अ हॉबी भी चलती है या जो एज अ करियर ऑप्शन भी मार्केट में काम कर रहे हैं, उन सब का एक फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है दैट इज ऑप्शंस। ऑलरेडी बिल्ट इन स्टॉप लॉस, आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस तो होता ही है, लेकिन क्योंकि इनकी एक्सपायरी जो होती है वो बहुत ही अर्जेंट, बहुत ही जल्दी आती है, इसीलिए इनका जो स्टॉप लॉस है वो हम कह सकते हैं कि बिल्ट इन है। रीजन बीइंग कि बहुत कम अमाउंट जो है आप एम्प्लॉय करते हो तो उसके अकॉर्डिंग बहुत जल्दी आप स्टॉप लॉस जो है उसको प्रोक्योर कर सकते हो।
सो ये चार जो रीजंस हैं, ये रीजंस हमारे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस के फायदे हैं, उनके बेनिफिट्स हैं, जिनको आप अकॉर्डिंगली अगर आप सही तरीके से यूज करेंगे तो आप इनके फायदे ये यूज करके अपने आप को केपेबल बना सकते हैं कि आप ऑप्शंस के साथ अपना प्रॉफिट अर्न करें। मूविंग ऑन, अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं, कितने तरह के ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन जो है वो है, एक होता है कॉल और एक होता है पुट्स। जो कॉल्स होती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द कॉल बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय। द कॉल इज द राइट इज द राइट टू बाय a fixed number of underlying securities at a specific period on or before the date of expiry, purchased when the buyer believes the price will go up। देखिए, जैसे हम सब जानते हैं कि डेरिवेटिव्स जो हैं उनका इंटेंशन क्या है कि वो स्पेक्यूलेशन, लोगों की स्पेक्यूलेशन के ऊपर अर्न करें, राइट। आप और आपके साथ कुछ ऐसे लोग और भी होंगे जो इस वक्त किसी पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि यहाँ से वो स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन और उनका जो सेंटिमेंट है उसको कवर करने के लिए, लेकिन उनका कुछ ये पॉइंट नहीं है कि मान लीजिए 100 तक जाएगा, अगर आप कहते हैं कि 120 जाएगा तो कोई 130 भी कह रहा होगा। सो ये जो स्पेक्यूलेशन है, बेसिकली जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो इस स्पेक्यूलेशन में ही तो पैसा अर्न करते हैं। मतलब हमें वो एक अवेलेबिलिटी देते हैं, एक ऑप्शन देते हैं जिनके थ्रू हम इस स्पेक्यूलेशन में, इस प्राइस मूवमेंट में हम पैसा अर्न कर सकते हैं। सो कॉल्स जो होती हैं जिनको हम सीई से भी डिनोट करते हैं, वो बेसिकली वो लोग खरीदते हैं जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस अंडरलाइंग एसेट का प्राइस जो है वो फ्यूचर में बढ़ने वाला है। अब कॉल्स जो हैं वो जब आप चाहते हो कि आप किसी अंडरलाइंग एसेट में किसी स्टॉक को बाय करना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि उसमें आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। इसलिए आप क्या कर रहे हैं, आप अपना कॉल उठा रहे हैं, और कॉल जो है वो आपने बाय कर लिया है, वो भी कोई भी स्ट्राइक प्राइस की, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस जो भी आपके करंट मार्केट प्राइस, जो स्पॉट का प्राइस है, उससे रिलेटेड या उसके आसपास होगा, उस स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग आप कॉल जो है वो बाय करके रख लेंगे, क्योंकि आपकी इंटेंशन ये है कि स्पॉट का प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है, तो मेरी कॉल का प्राइस भी बढ़ेगा। इसलिए आप उसको लोअर रेट्स पे बाय कर लेते हैं एंड यू सेल इट ऑन द हायर रेट्स, एंड जो भी डिफरेंस होता है वो हमारा प्रॉफिट कहलाता है। अब ये हुई कॉल्स की बात। कॉल्स में आपको फिक्स नंबर ऑफ अंडरलाइन जी, तो जिस तरह से कॉल में, दोबारा से रिपीट करते हैं, कॉल हम तब करते हैं जब हम किसी अंडरलाइन एसेट को बाय करना चाहते हैं, बट वहां पर हमारे पास स्टॉक के लिए उतना पैसा नहीं है, और यहाँ पर हम उतने पैसे में उस चीज को, उस स्टॉक को कैरी कर सकते हैं, उस कॉल को कैरी भी कर सकते हैं। सो इसलिए हम कॉल्स की तरफ जाते हैं जब हम उन्हें बाय के लिए देखते हैं। मूविंग ऑन, हम देखेंगे अब पुट्स का क्या रेलेवेंस है। द राइट टू सेल अ फिक्स नंबर ऑफ सिक्योरिटीज एट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑन और बिफोर द एक्सपायरेशन डेट। देखिए, ऑप्शंस में हम कॉल भी बाय कर रहे हैं और पुट्स भी बाय करते हैं, लेकिन पुट्स हम तब बाय करते हैं जब हमें लगता है कि वो अंडरलाइंग एसेट नीचे गिरने वाला है, यहाँ से यहाँ तक उसमें कुछ फॉल आएगा, 100 से 80 आ सकता है, 50 आ सकता है, व्हाटएवर, और हम तब उसमें क्या करेंगे, हम बाय करके रख लेंगे अपनी पुट्स। द पुट्स आर परचेज व्हेन द बायर बिलीव्स द प्राइस विल गो डाउन। सिमिलरली, जब आपका प्राइस जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, अगेन स्पेक्यूलेशन का एरिया है जहां पर आप चाहते हैं, जहां पर आप सोच रहे हैं कि इसमें इस अंडरलाइंग एसेट का प्राइस जो है वो गिरने वाला है, इसीलिए आप उसकी पुट को खरीद के रख लेते हैं। जब वो प्राइस नीचे गिरेगा, पुट का प्राइस बढ़ेगा। सो इसमें एक इनवर्स रिलेशनशिप है, पुट का प्राइस बढ़ता है जब प्राइस अंडरलाइंग एसेट का गिरता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम कॉल्स की बात करें तो कॉल्स में प्राइस
जैसे प्राइस बढ़ता है कॉल्स का प्राइस भी बढ़ता है। सो कॉल्स में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है बट इनपुट्स एक इनवर्स रिलेशनशिप है। सो इन दिस वे आप समझ सकते हैं कितने टाइप्स के ऑप्शंस होते हैं, कॉल्स एंड पुट्स। कॉल्स मींस आप प्राइस स्टॉक बढ़ रहा है, आपकी कॉल बढ़ रही है। लेकिन पुट्स मींस स्टॉक गिर रहा है लेकिन आपकी पुट जो है वो बढ़ रही है। सो इस तरह से कॉल्स और पुट्स दो ऑप्शंस होते हैं जो हमें ऑप्शंस में ही अवेलेबल है। मूविंग ऑन, अब हम देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है ऑप्शंस का एंड स्पॉट का। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं जैसे हमने पहले डिस्कस किया, जब स्पॉट ऊपर जाता है तो कॉल ऊपर जाती है। सिमिलरली जब स्पॉट नीचे आता है तो फिर पुट ऊपर जाती है। इन बोथ वेज दोनों जो ऑप्शंस हैं वो ऊपर ही जा रहे हैं। देखिए जैसे हमने पहले डिस्कस किया डेरिवेटिव्स एंड इट्स डिपेंडेंसी, उसी तरह से स्पॉट के प्राइस के ऊपर कॉल का प्राइस टोटली डिपेंड करता है। स्पॉट बढ़ता है तो कॉल बढ़ती है, लेकिन अगर आप सेलिंग की तरफ हैं और आप चाहते हैं और आपका जो स्पॉट है वो गिर रहा है तब पुट बढ़ती है, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ whatever the dependency, लेकिन the working is call increases when spot increases, spot decreases and put increases. So in this way ये आप छोटा सा पिक्टोरियल वे में भी देख सकते हैं। कॉल ऊपर जा रही है तो स्पॉट ऊपर जा रहा है तो कॉल ऊपर जा रही है, स्पॉट नीचे आ रहा है तो पुट ऊपर जा रही है, राइट। मूविंग ऑन, अभी हम कवर करेंगे कुछ की टर्म्स जो हमें ऑप्शंस को अंडरस्टैंड करने में और हेल्प करेंगी और आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको ये जो वर्ड्स हैं, अगर कोई आपके साथ किसी बारे में बात करता है एंड यू आर वेरी न्यू टू द थिंग्स, तो आप समझ पाएंगे इजीली कि व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। तो पहला हमारा जो टर्म है दैट इज बायर ऑफ एन ऑप्शन। देखिए हमेशा अगर हम फ्यूचर्स की बात करते हैं तो आपके पास फ्यूचर्स में एक ऑप्शन होता है और जो स्टॉक्स में भी होता है हमारे पास कि हम उसको सेल भी कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में सेलिंग भी है, लेकिन ऑप्शंस में सेलिंग और फ्यूचर्स में सेलिंग बिट डिफरेंट है। जहां हम बात कर रहे हैं अभी वो है बायर ऑफ एन ऑप्शन, आगे चलकर हम सेलर ऑफ एन ऑप्शन भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बायर की बात करते हैं, हम सब पहले सीधी बात करते हैं। The buyer of an option is the one who by paying the option premium buys the right but not the obligation to exercise his option on the seller. यानी कि the buyer of an option is the one who by paying the option premium buys the right but not the obligation to exercise his option on the seller or writer. देखिए ऑप्शन जब बाय होता है तो आप चाहते हैं कि आपके पास प्रीमियम आप पे करते हैं, उस प्रीमियम को पे करने के बाद आपके पास एक राइट आ जाता है कि आपको इतने अमाउंट, इतने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए, यानी कि जो भी लॉट्स है वो लॉट के अकॉर्डिंग आपको एक लॉट जो है वो आपने ले लिया है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो भी ऊपर या नीचे अकॉर्डिंगली, बट आप वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं किस पे, सेलर पे या राइटर पे। इसका मतलब कि आप अकॉर्डिंगली ये कर रहे हैं सिर्फ कि आपके पास अभी राइट है, आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं है। बायर ऑफ एन ऑप्शन मींस आप एक चीज के अंडरलाइंग एसेट जो भी है उसका आप एक ऑप्शन जो है वो किसी भी स्ट्राइक प्राइस का वो बाय कर रहे हैं। वो बाय जब कर रहे हैं तब आप क्या पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं। प्रीमियम के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और आपके पास जब आप प्रीमियम पे करते हैं तो आप एक राइट लेते हैं, आप ऑब्लिगेशन नहीं लेते। लेकिन अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो वहां पर राइट के साथ साथ ऑब्लिगेशन भी आता है, दैट यू हैव टू गिव इट बैक टू द सेलर। बायर के पास ये ऑप्शन यहाँ पर सिर्फ एक राइट है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है ऑप्शंस में। लेकिन फ्यूचर्स में ये ऑब्लिगेशन भी होती है कि आज आपने खरीदा है तो आप इसको इतने देर से पहले बेच कर ही जाएंगे, राइट। सो जो हमारी नेक्स्ट हमारा जो टर्म है दैट इज राइटर और सेलर ऑफ एन ऑप्शन।
तो अगर हम बायर की बात कर रहे थे, जहां पे हमने देखा कि कॉल्स एंड पुट्स हमेशा बाय की जाती हैं। ऑन दी अदर हैंड जब हम उन्हें बाय करते हैं तो हम एक सर्टेन पॉइंट पे उन्हें सेल करते हैं। तो ये बात सेलर उन सेलर्स की है जिनके साथ हम डील करते हैं। सो अल्टीमेटली जो राइटर होता है वो ऑप्शंस का जो प्रीमियम है वो रिसीव करता है, एंड देयर बाय ही इज ऑब्लाइज्ड कि उसको जब भी बायर अपना राइट जो है उसे एक्सरसाइज करेगा तो सेलर को ऑब्लिगेशन में सेल करना ही होगा। इन दिस वे जो मैकेनिज्म है ऑप्शंस का वो वर्क करता है। मूविंग ऑन, हमारी अगली टर्म है दैट इज कॉल ऑप्शन। हमने पहले भी डिस्कस किया, कॉल ऑप्शन इज ऑप्शन जिसे हम यूज करते हैं अगर हम स्पेकुलेट कर रहे हैं कि अंडरलाइंग एसेट का प्राइस जो है वो फ्यूचर में बढ़ेगा, इसलिए हम कॉल ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उनको बाय करके राइट को बाय करते हैं एंड देन वी एग्जिट अकॉर्डिंगली, राइट, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी। मूविंग ऑन, अभी हम अगला अपना जो टर्म है उसके बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज द पुट ऑप्शन। तो जो पुट ऑप्शन है, अ पुट ऑप्शन गिव्स द होल्डर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल एन एसेट बाय अ सर्टेन डेट ऑफ फॉर अ सर्टेन प्राइस। सिमिलरली पुट ऑप्शन जो है वो आपको एक ऐसा राइट प्रोवाइड करती है कि आपने जो भी अंडरलाइन एसेट के अकॉर्डिंग जिस भी स्ट्राइक प्राइस का आपने कॉल या पुट ऑप्शन लिया है उसको आप सेल कर रहे हैं उस अंडरलाइन एसेट के शेयर्स को, एंड अकॉर्डिंगली आप अगर ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो यू आर जस्ट बाइंग द राइट बाय ट्रेडिंग इनटू द पुट। सो कॉल एंड पुट हम दोनों ही बाय करते हैं, लेकिन जब अंडरलाइंग एसेट का प्राइस बढ़ता है तो कॉल का प्राइस बढ़ता है, जब अंडरलाइंग एसेट का प्राइस गिरता है तब भी पुट का प्राइस बढ़ता है। सो इन दिस वे दिस मैकेनिज्म वर्क्स। मूविंग ऑन, अब हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन प्राइस एंड प्रीमियम। तो जो ऑप्शन प्राइस और प्रीमियम है, प्रीमियम वो अमाउंट है जो हम पर्टिकुलरली स्ट्राइक प्राइस पर देते हैं एंड उसको हम पे करते हैं ताकि सेलर को, ताकि हम वहां से वो राइट जो है उसको बाय कर सके, एंड वेन एवर वी नीड, जहां पे हम उसको सेल करना चाहते हैं वहां पे हम उसे सेल कर दें जस्ट टू प्रोक्यूर द प्रॉफिट्स फ्रॉम इट। सो आप जैसे जानते हैं कि ऑप्शंस में हमें बहुत, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा, ऑप्शंस में हमें बहुत लिवरेज्ड वे से ट्रेडिंग मिलती है। इन दिस वे अगर हम ऑप्शन के प्रीमियम की बात करें तो हमें ऑप्शन का प्रीमियम पे करना होता है जस्ट टू गेट द राइट ऑफ सेलिंग द पर्टिकुलर अंडरलाइन एसेट। सो आप जिस भी स्ट्राइक, हर प्रीमियम का एक वो है कि हर स्ट्राइक प्राइस पे अलग प्रीमियम होता है। प्रीमियम के अंदर भी इसकी जो प्रीमियम की जो कैलकुलेशन होती है उसमें बहुत सारी वैल्यूज जो हैं उनको क्लब करके उन पे प्रोसेस करके उस प्रीमियम की वैल्यू को निकाला जाता है एंड अल्टीमेटली उसको एक्सरसाइज किया जाता है। सो प्रीमियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उसको अपनी ट्रेडिंग में देख रहे हैं तो आपको प्रीमियम को रीड करना, प्रीमियम को स्ट्राइक प्राइस के साथ कनेक्ट करना और प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस को हमारे करंट मार्केट प्राइस के साथ एसोसिएट करके, कंसीडर करके ही आप ट्रेडिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज द एक्सपिरेशन डेट। देखिए, जिस तरह से हमारे फ्यूचर्स हैं वो किसी ना किसी एक, हमारे जैसे हमने लास्ट सेशंस में डिस्कस किया, वो एक एक्सपायरी के साथ आते हैं। सिमिलरली हमारे ऑप्शंस भी हैं, वो भी किसी एक्सपायरी के साथ आते हैं। जो हमारे फ्यूचर्स हैं उनकी एक्सपायरी हमने डिस्कस किया एवरी लास्ट थर्सडे ऑफ अ मंथ होती है, और जो हमारे ऑप्शंस होते हैं इसमें हमें, अगर हम इंडेक्स की बात करें, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, तो इनकी जो एक्सपायरी है अब वीकली हो चुकी है। अर्लियर इनकी भी एक्सपायरी थी जो मंथली थी, लेकिन बिकॉज ऑफ दी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हमारी रेगुलेट होती रहती हैं, तो आई गेस वन और टू ईयर्स अगो हमारी जो ऑप्शंस हैं वो वीकली एक्सपायरी के साथ वर्क कर रही हैं, एंड
जो इनकी एक्सपायरेशन होती है जस्ट टू इंक्रीज द वॉल्यूम, जस्ट टू इंक्रीज द वॉलेटिलिटी। ये जो एक्सपायरेशन डेट है आपको अपने कॉल पुट ऑप्शंस की एक्सपायरी को देखकर ही वर्क करना है, बिकॉज आपको पता है एक्सपायरेशन मींस एक्सपायर हो जाना, उसके बाद आपके जो राइट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, इसीलिए उसके बाद आप अपने राइट्स को एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते। इसलिए आपको एक्सपायरेशन को देखना जरूरी है और उसे कंसीडर करके ही अपनी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना चाहिए। ऑलराइट, देन स्ट्राइक प्राइस। अब देखिए, हम अगर स्पॉट की बात करें तो हमें हमेशा स्पॉट की कंसिडरेशन में ही देखकर अपने स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना होता है। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने के 3 डिफरेंट इन द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड एट द मनी 3 कैटेगरीज होती हैं। उसके अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी आपके अकॉर्डिंग, आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपको कंफर्टेबल लगती है, आप उस स्ट्राइक प्राइस को चूज करते हैं। उस स्ट्राइक प्राइस पर क्या ऑप्शन प्राइस चल रहा है, मतलब क्या प्रीमियम चल रहा है, वो प्रीमियम के अकॉर्डिंग आप लॉट का अमाउंट पे करते हैं एंड देन यू गेट द राइट टू बाय द assets in the underlying asset. All right, so strike price की selection is very important. वो selection जो है उनके बारे में हम अगले सेशंस में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो ये स्ट्राइक प्राइसेस हैं इनको सिलेक्ट करना हमेशा एसोसिएट करते हैं किससे, हमारे अंडरलाइंग एसेट से। जैसे हमने बात किया कि डेरिवेटिव्स हमेशा ही डिपेंडेंट होते हैं अपने अंडरलाइंग एसेट की एक्टिविटी के ऊपर, उसकी प्राइस की मूवमेंट के ऊपर, उसी तरीके से हमारे स्ट्राइक प्राइस जो है वो करंट स्पॉट प्राइस के ऊपर, उस एसेट के स्पॉट प्राइस के ऊपर डिपेंड करते हैं, बिकॉज इट एक्चुअली हेल्प्स अस टू फाइंड आउट कि क्या स्ट्राइक प्राइस है, क्या और उसके ऊपर क्या प्रीमियम है, सो दैट वी कैन बाय द राइट ऑप्शन। ऑलराइट, सो इन दिस वे हमने इन की टर्म्स के बारे में डिस्कस किया। ये की टर्म्स अभी बहुत आपको लग रहा होगा कि थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ी मुश्किल है, लेकिन हम जैसे इनकी एक मैकेनिज्म आगे तैयार करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि कैसे ये जो टर्म्स हैं वो यूज होती हैं। मूविंग ऑन, अब हम कुछ की एरियाज के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ये की एरियाज हैं इनमें फिर से हम रिकॉल करेंगे, हमने ऑलमोस्ट सब कवर किया है जो हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स में कवर किया। तो जो की एरियाज हैं उनमें सबसे पहले है स्ट्राइक प्राइस। ऐसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे, स्ट्राइक प्राइस की सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट आप एक्सरसाइज कर सकें अपने राइट को अकॉर्डिंगली एंड टाइमली, बिकॉज अब देखा जाए तो ऑप्शंस की जो एक्सपायरी होती है वो बहुत कम टाइम के लिए होती है एंड वहां पर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, इसीलिए स्ट्राइक प्राइस की सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन, एक्सचेंज प्राइस ऑफ द एसेट। एक्चुअली हमें ये भी जरूर देखना होता है कि क्या एक्सचेंज पर उस पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट का प्राइस है। जैसे हमने डिस्कस किया, स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना टोटली डिपेंड करता है क्या एक्सचेंज पर उस एसेट का प्राइस चल रहा है, या आप अगर उसको स्पेक्यूलेट कर रहे हैं आगे आने वाले टाइम के लिए तो आप किस तरफ का एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम स्ट्राइक प्राइस को है सिलेक्ट करते हैं। देन हमारा थर्ड पॉइंट है दैट इज द प्रीमियम। तो जैसे आप अंडरलाइंग एसेट के एक्सचेंज प्राइस को स्टडी करते हैं एंड यू सिलेक्ट द स्ट्राइक प्राइस, देन कम्स द एरिया जहां पर हमें प्रीमियम देखना होता है, और जो वो प्रीमियम देखते हैं वो हम यूज करते हैं बिकॉज हम उतना ही अमाउंट अपना इन्वेस्ट कर रहे होते हैं एज अ मार्जिन। सो आप जितना अमाउंट देकर, प्रीमियम का अमाउंट देकर एक पर्टिकुलर लॉट को खरीद लेते हैं, उसके राइट को खरीद लेते हैं। सिमिलरली ये जो एरिया है वो इम्पॉर्टेंट है, रीजन क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखें कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट के अंदर अपना राइट बाय करने के लिए। मूविंग ऑन, अग्रीड अपॉन द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। तो ये सारी जो हमारी प्रीमियम होती है ये बेसिकली हमारे ऑप्शन की वैल्यू होती है। एक स्ट्राइक प्राइस पर जो ऑप्शन होता है उसकी वैल्यू ही हमारी प्रीमियम होती है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट एरिया होता है। जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करेंगे तो ये एरियाज जो हैं वो आप रिकॉल करेंगे और उन्हें देखेंगे, क्योंकि आप इनके साथ ही अपनी ट्रेडिंग को के बीच में ऑप्शंस को इनिशिएट करेंगे।
All right, so moving on, then also expiration date and last date of enforcement. देखिए, एक्सपायरेशन डेट जो है वो आपको जरूर देखनी होती है, बिकॉज आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको उसको सेटल करके ही चलना है। और लास्ट डेट ऑफ एनफोर्समेंट, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर आप अपने एक्सपायरेशन डेट को देखते हैं तो एक्सपायरेशन डेट तक आपके पास अपने राइट को एक्सरसाइज करने का वैलिडिटी है। द मोमेंट एक्सपायरेशन डेट हुआ, उसके बाद वो राइट एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये की एरियाज को आप टाइमली देखें, उनको वर्क करें और अपनी स्ट्रेटजी में इंकलकेट करें, ताकि आप ऑप्शन से के साथ बनाकर अपनी कोई भी स्ट्रेटजी को अच्छे से फुल प्रूफ तरीके से यूज कर सकें।